हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज से हम परीक्षा वाणी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, हमारे जो है परीक्षा वाणी की बुक को स्टार्ट करने का मेन मकसद है कि उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स यहाँ पर अब होने वाले हैं, जैसे आपका उत्तराखंड पटवारी के जो है पटवारी है, लेखपाल है, वीडियो, वीपीडीओ, ठीक है, और अन्य विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी निकली हुई हैं। उसके अलावा साथ ही उत्तराखंड पीसीएस का है और अन्य उत्तराखंड पुलिस से संबंधित या उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उन सभी में उत्तराखंड का विशेष रोल है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक हमारी बनती है परीक्षा वाणी। तो उसको अब हम रिवीजन क्लास के तौर पे स्टार्ट करेंगे और आज हमारे 1 जून पे ये पहली क्लास रहेगी और ये क्लास आपको लगातार प्रतिदिन के हिसाब से देखने को मिलेगी। जिससे हमारे 2 से 3 महीने की 2 से ढाई महीने के अंतर्गत में हम इस पूरा कंप्लीट सिलेबस को जो है अपना कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो ये बुक है, इसके प्रत्येक टॉपिक को हम इसमें जो है इंक्लूड करेंगे। तो आप लगातार हमारे क्लासेस को देखते रहें क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से जो हमको लगातार आपको सपोर्ट मिलता आया है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर परीक्षा वाणी को कराने का जो है विचार बनाया है क्योंकि आप सभी के जो है आगामी एग्ज़ाम्स हैं, तो इसके लिए इसको लगातार हम क्लासेस जो है कराते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार के कंटेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के अपने टॉपिक पे। तो हमने इस तरीके से विषय सूची के अनुसार दोस्तों हम इसको लगातार क्लासेस कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा और इसके आधार पर हम करेंगे तो एटलीस्ट जो है जो है एक अच्छी प्रिपरेशन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी और प्रत्येक क्लास के अंतर्गत नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम संक्षिप्त अवलोकन पर पहले जाते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। तो सबसे पहले उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड का जो नाम पढ़ा था उत्तरांचल पड़ा था और ये जो विधेयक आया था दोस्तों, ये आया था 1 अगस्त 2000 को। कब आया था? उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में जब पारित हुआ था दोस्तों, ये हो गया था 1 अगस्त 2000 को जो है उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है पारित हो गया था। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई नया राज्य बनता है तो उसका विधेयक जो है देश के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत पारित किया जाता है और जब वहां से पूर्णतः सहमति मिल जाती है फिर राज्य को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है उत्तरांचल राज्य जो विधेयक था वो लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में जो पारित हुआ था ये हुआ था 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। 10 अगस्त 2000 को और 1 अगस्त 2000 को। तो 1 अगस्त को जो है लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में ये विधेयक पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा स्वीकृत कब हुआ था? तो दोस्तों, जब उत्तरांचल राज्य का जो विधेयक बना था वो राष्ट्रपति के द्वारा जब तक पारित नहीं होता तब तक ये राज्य बनना मुश्किल था। तो ये के आर नारायणन थे तब, जब राष्ट्रपति थे, तो इनके द्वारा जो है 28 अगस्त 2000 को इसको जो है स्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, जब उत्तरांचल राज्य विधेयक कौन से राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो वह थे के आर नारायणन, ठीक है। तो के आर नारायणन थे दोस्तों और 28 अगस्त 2000 को इन्होंने इसको पारित स्वीकृत किया था। और अब उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? जब 28 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था, तो उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। तो 4 यहाँ पर डेट कंफर्म हो जाते हैं दोस्तों। उत्तरांचल राज्य का जो विधेयक है वो लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था, 1 अगस्त को हुआ था। और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में जो पारित हुआ था वो 10 अगस्त को हुआ था। और उसके अलावा राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा जो है यहाँ पर स्वीकृत किया गया था 28 अगस्त 2000 को, ठीक हो गया। और अंततः जो उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरांचल जब राज्य गठन हुआ था, तो ये उत्तरांचल जो राज्य बना, ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। क्या था दोस्तों? 27वां राज्य के रूप में जो है उत्तरांचल राज्य बना था। उसके बाद आपने तेलंगाना मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये आपको पता ही है कि तेलंगाना राज्य फिर बना था। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय गणतंत्र का जो है ये 27वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 27वां राज्य था दोस्तों। दोस्तों ये पूरी तरीके से आपका एक रिवीजन भी है, और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्टार्टिंग भी है। यानी कि जो कैंडिडेट अभी 12th पास करके और उसके बाद आगे की तैयारी के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खासी ये तैयारी होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तरांचल जो है पर्वतीय राज्यों के दृष्टिकोण से जो सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है वो है उत्तरांचल। 11वें राज्य के रूप में है दोस्तों। किस रूप में है? 11वें राज्य के रूप में है उत्तराखंड। ठीक है, और ये पर्वतीय राज्यों के रूप में उत्तराखंड 11वां राज्य है दोस्तों। ठीक है, अब इस राज्य का नाम दोस्तों चेंज हुआ था। अभी जो वर्तमान में इसका राज्य का नाम, हमारे राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड है। लेकिन स्टार्टिंग में ये नाम उत्तराखंड नहीं था दोस्तों, काफ़ी प्यारा नाम था उत्तरांचल। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा नाम था। लेकिन 31 दिसंबर 2006 को, कब दोस्तों इसका नाम परिवर्तित किया गया था? 31 दिसंबर 2006 को, यानी कि 2006 की लास्ट डेट पर जो है इसका नाम जो है उत्तरांचल, उसके बाद जो है 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तरांचल कब तक रहा, तो 31 दिसंबर 2006 तक। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो उत्तराखंड जो नाम हुआ है 1 जनवरी 2007 से। बिल्कुल क्लियर कट आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि कब कौन सी डेट है, कब क्या है। तो 31 दिसंबर तक उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों राज्य की राजधानी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य की राजधानी बनी राज्य गठन के समय, ये देहरादून बनाई गई। कहाँ बनाएगी दोस्तों? देहरादून। ठीक है, और ये देहरादून दोस्तों जो राज्य की जो राजधानी है देहरादून, ये अस्थाई है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि अस्थाई राजधानी है। ठीक है, राज्य गठन के समय जो है देहरादून को राज्य की राजधानी बना दी गई थी, और इसको अस्थाई राजधानी के तौर पर घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जब उत्तराखंड के अंतर्गत फिर क्या हुआ कि जन आंदोलन हुए, और गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गई। ठीक है, सुख सुविधाओं की तो अभाव था गैरसैंण में, लेकिन फिर भी जो है एक पूरे राज्य का एक मध्य बिंदु मानते हुए गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गई, और इसको जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बना दिया गया। वो बनाया गया गैरसैंण को 8 जून 2020 को। कब बनाया गया दोस्तों? 8 जून। याद रखिएगा कि जून के महीने में, जैसा हम परीक्षा वाणी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं इसी महीने, और इसी महीने की 8 तारीख 2020 को, 8 तारीख 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था गैरसैंण को। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई, और देहरादून जो है अस्थाई की राजधानी के रूप में कंटिन्यू चलने वाली राजधानी हुई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके राज्य की भाषा की बात करें दोस्तों, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो राज्य में कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा राजकीय कार्यों के लिए, तो इस पर चर्चा हुई थी। तो पहली भाषा के रूप में हिंदी को ही यहाँ पर भी प्रेफरेंस मिला। जैसे पूरे भारत में राजकीय भाषा हिंदी है हमारी। ठीक है, इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदी को ही प्रेफरेंस मिला, और जनवरी 2010 से सेकंड जो है भाषा के तौर पर संस्कृत को माना गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर उत्तराखंड में जनवरी 2010 से संस्कृत को रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहली राजकीय भाषा हिंदी, और दूसरी जो है संस्कृत। ओके, और कब? जनवरी 2010 से। अब बात करते हैं दोस्तों, उत्तरांचल राज्य जब बना उत्तराखंड के तौर पे, जब हमारा उत्तराखंड राज्य है ये जो बना, तो क्या होता है, प्रत्येक राज्य के राज्य चिन्ह होते हैं, पशु होते हैं, राज्य पक्षी होते हैं, यानी कि पहचान होती है। तो राजकीय चिन्ह के तौर पे दोस्तों गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, और उन उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित की गई। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर क्या किया गया, गोलाकार मुद्रा में जो है 3 पर्वत चोटियाँ बनाई गई और उसके नीचे क्या रख दिया गया, गंगा की 4 लहरें रख दी गई, बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित की गई। ठीक है दोस्तों, तो 3 पर्वत चोटियाँ हो गई। ठीक, ये ध्यान रखना। एक गोलाकार मुद्रा के अंतर्गत, एक गोले के अंतर्गत क्या बनाई गई दोस्तों, एक गोलाकार के अंदर 3 पर्वत चोटियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, 3 पर्वत चोटियाँ हो गई। इसके अलावा दोस्तों इसके उनके बीच में गंगा की 4 लहरें बनाई गई हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 4 लहरें गंगा की हुई गई और बीच की चोटी में अशोक की लाट। तो इसमें दोस्तों क्या बनाई गई है, अशोक की लाट। तो ये आपने इसको देख लेना है कि हमारा जो है उत्तराखंड राज्य का राजकीय चिन्ह। ठीक है, आप देख रहे होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं या उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनती है, और हम प्ले लिस्ट में भी इसको डाल देंगे उसमें, मतलब थंबनेल में, तो उसमें भी आप देख लेंगे कि ये जो है राजकीय चिन्ह किस प्रकार का है, वो आपने देख लिया होगा। ये विशेष तौर पर उन कैंडिडेट के को बता रहा हूँ दोस्तों जो अभी अभी हाल ही में स्टार्टिंग करके, जैसे इंटरमीडिएट करके आगे आगामी तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करके अब तैयारी में जुटे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बेसिक है, तो इसलिए सभी लोग स्टडी कर लें, रिवीजन भी हो जाएगा और सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो गोलाकार मुद्रा राजकीय चिन्ह के अंदर क्या है, 3 पर्वत चोटियाँ हैं और उनके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं और बीच की चोटी में अशोक की लाट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो राजकीय पशु घोषित किया गया वो किया गया कस्तूरी मृग। ठीक है, तो कस्तूरी मृग जो है ये हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको राजकीय पशु घोषित किया गया उत्तराखंड का। ठीक, उसके अलावा जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी किसको बनाया गया दोस्तों, यह है मोनाल। राजकीय पक्षी मोनाल है और ये इसको हिमालय का मयूर भी इसको कहते हैं। और ये दोस्तों जो राजकीय पक्षी है ये हमारा तो राजकीय पक्षी है, लेकिन नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, नहीं, तो ये इस तरीके से इसका है। इसके अलावा जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, राजकीय वृक्ष के तौर पर बुरांस। ठीक है, राजकीय वृक्ष किसको बनाया गया, बुरांस को राजकीय जो है वृक्ष के तौर पे जो है यहाँ पर घोषित कर दिया। तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग हो गया दोस्तों, जिसको हिमालयन मस्क डियर कहते हैं। इसके अलावा राजकीय पक्षी मोनाल हो गया, इसको हिमालयन का मयूर कहा जाता है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष क्या हो गया, बुरांस हो गया। ठीक है, और उसके अलावा राजकीय पुष्प जो है दोस्तों, ये जो है ब्रह्म कमल। ठीक है, राजकीय पुष्प किसको घोषित किया गया, ब्रह्म कमल को राजकीय पुष्प के तौर पे घोषित किया गया। और यह इसको जो स्थानीय भाषा है दोस्तों, स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम के हिसाब से इसको कहा जाता है कौल पद्म। क्या कहा जाता है, कौल पद्म। आपने अगर सुना नहीं है या सुना है जो भी है, ये चमोली में दोस्तों आपका फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल वहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी कहा जाता है। तो ये हमारे 4 जो है राजकीय तौर पर जो है उत्तराखंड के पहचान बन गए। कौन से, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, मोनाल, बुरांस और ब्रह्म कमल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है फिर स्पोर्ट्स पे, जब गई बात जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को घोषित करना शुरू किया कि कौन सी चीज़ क्या पहचान बनेगी उत्तराखंड के लिए विशेष, और ये इन चीज़ों को बनाया गया दोस्तों जिनको संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्य खेल घोषित किया गया दोस्तों, वो किया गया 2011 में। राज्य खेल की घोषणा की गई दोस्तों, वो था आपका फुटबॉल। फुटबॉल दोस्तों उत्तराखंड का क्या है, राज्य खेल है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है। ठीक है, 2016, 17, 18 तक के जो जो भी एग्जाम्स आते थे, उनमें मैक्सिमम जगहों पे ये पूछा जाता था कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है। तो ये 2011 में घोषित हुआ था, इसलिए फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राजकीय खेल हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य का वाद्य यंत्र है 2015 में घोषित किया गया था इसको। तो उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो 2015 में घोषित हुआ और ये बना दिया किसको किसको दोस्तों, ढोल। ढोल को उत्तराखंड का राज्य का जो है वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया। तो ढोल को जो राजकीय राज्य वाद्य यंत्र के तौर पर घोषित किया गया वो 2015 में किया गया दोस्तों। ठीक है, ढोल को। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि ढोल किस राज्य का वाद्य यंत्र ढोल है, तो उत्तराखंड का है। ठीक है, तो राज्य वाद्य यंत्र के तौर पर इसको 2015 में उत्तराखंड के अंतर्गत इसको भी इम्पोर्टेंस मिल गई ढोल को। ठीक है, इसके अलावा राज्य तितली दोस्तों यहाँ पर 2016 में घोषित की गई और ये की गई कॉमन पीकॉक।
कॉमन पीकॉक को दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य तितली घोषित कर दिया गया उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का राज्य खेल हो गया फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र हो गया ढोल 2015 में। और राज्य खेल जो है 2011 में घोषित हुआ। और राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित हुआ ढोल को। और उसके अलावा राज्य की जो तितली है वो 2016 में घोषित हुई कॉमन पीकॉक। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया दोस्तों, जैसे देश का राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रीय गीत है। तो ऐसे ही उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत भी राज्य गीत घोषित कर दिया गया। अब देखो इसमें किसको इम्पोर्टेंस मिली दोस्तों, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। फरवरी 2016 में इसको घोषित किया गया था। और बिष्ट द्वारा लिखित ये गीत है दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, ये जो है राज्य गीत घोषित किया गया। तो ये भी आ सकता है दोस्तों, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा हेमंत बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा, हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा था राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। और इसको 2016 में इसको घोषित किया गया दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो राज्य पुष्प जो ब्रह्म कमल है दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है, सोसूरिया अबवेलेटा दोस्तों राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम रखा गया। ठीक है, सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है। तो ब्रह्म कमल जो है, जो राज्य पुष्प है दोस्तों, इसको महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, इसको महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत के कहानी के अंतर्गत दोस्तों इसको पहले से एक बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिली हुई है सौगंधित पुष्प के तौर पे। और फाइनली इसको जो है उत्तराखंड राज्य का जो है राज्य पुष्प होने का भी गौरव प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं दोस्तों वो 24 हैं। 24 उतनी ही संख्या है दोस्तों जितनी भारत के तिरंगे के अंतर्गत जो बीच में जो चक्र के बीच में जो है तिलियां होती हैं। तो टोटल 24 तिलियां होती हैं। और उत्तराखंड के अंतर्गत ब्रह्म कमल की भी टोटल प्रजातियां 24 ही पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चमोली में और फूलों की घाटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ब्रह्मकमल है दोस्तों। ठीक है। तो ब्रह्मकमल बहुत अधिक मात्रा में फूलों की घाटी चमोली में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मकमल पुष्प में खिलने का समय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है दोस्तों कि आपको इस पुष्प के अन्य पुष्पों के खिलने का समय तो आपसे ज़्यादा नहीं याद करना, आपको याद करना ही नहीं है। एटलीस्ट पुष्प कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बता सकते हो, लेकिन ये उस अन्य में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि किस समय खिलता है। लेकिन आपका जो ब्रह्म कमल है ना, राज्य पुष्प होने के कारण इसके खिलने का समय भी एग्जाम में पूछा जाता है, जुलाई से सितंबर के बीच। ठीक है, कब से कब तक, जून यानी कि अभी हमारी क्लास चल रही है, और जुलाई से सितंबर। ठीक है, एक महीने बाद से लेके सितंबर तक 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने इसका खिलने का समय रहता है ब्रह्म कमल के। ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हमने राज्य पुष्प का पढ़ा था कि जो है सोसूरिया अबेवेलेटा। ठीक है। अब यहाँ पर राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है दोस्तों, तो वो है मास्कस काइसोगोस्टर। क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। साइंटिफिक जो नेमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, काइसोगास्टर। तो ये जो है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम रखा गया है। इसके अलावा कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है, तो ये भी इसमें फैक्ट है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी ही नहीं कि भारत की ही हों और वो भारत में पाई जाती हों बहुत ज़्यादा मात्रा में, अदर स्टेट में भी इनका रोल है। ठीक है, यानी कि ये जो है कस्तूरी मृग को दोस्तों उत्तराखंड के अलावा भारत में कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में आदि राज्यों में जो है ये कस्तूरी मृग
पाया जाता है, जहाँ मृग प्रजनन केंद्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में जो है कसूरी मृग सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में कसूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड के अंतर्गत कसूरी मृग जैसे आपका ब्रह्म कमल है, ये फूलों की घाटी में ही पाया जाता है। इसके अलावा कसूरी मृग भी विशेष रूप से फूलों की घाटी में पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा उत्तरकाशी में पाया जाता है कसूरी मृग, केदारनाथ में पाया जाता है और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो कसूरी मृग कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फूलों की घाटी, इसके अलावा उत्तरकाशी, इसके अलावा केदारनाथ और पिथौरागढ़, ये 4 स्थानों पर जो है कसूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। फूलों की घाटी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, केदारनाथ हो गया और पिथौरागढ़ दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा कसूरी केवल नर मृग से ही प्राप्त होता है। अब आपको ये बता दें कि जो कसूरी मृग है, इसका नाम कस्तूरी की वजह से ही इसका नाम कसूरी मृग है। और इसमें जो जो कस्तूरी पाई जाती है दोस्तों, वो केवल नर मृग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? नर मृग में पाई जाती है। और वह भी एक बार में केवल कितना, 30 से 45 ग्राम तक, 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी एक बार में मिलती है दोस्तों। ठीक है, एक बार में। और ये हर 3 साल में इसको जो है अपडेट किया जा सकता है। तो कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और वो जो है कितने से 30 से 45 ग्राम तक के बीच जो है एक बार में कस्तूरी निकाली जा सकती है। तो राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, वो किया गया था 1972 में चमोली में। ठीक है दोस्तों, तो चमोली का उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो कसूरी मृग का जो संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जो प्रयास किया गया था 1972 में, कहाँ किया गया था? चमोली में। ठीक है, इसके अलावा राज्य वृक्ष बुरांस। अब दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस है तो उसका भी साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लांट्स है उसके साइंटिफिक जो है नेम होते हैं। तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन आपको जरूर याद हो जाएगा और इसके आधार पर आप अपने ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो रोडोडोंड्रॉन अर्बोनियम जो है दोस्तों, यहाँ पर राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो बुरांस को इसीलिए इम्पोर्टेंस मिली थी दोस्तों, पहली बात तो ये सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है ये एक सदाबहार वृक्ष है। और दूसरा ये है पर्वतीय क्षेत्र का वृक्ष है। पर्वतीय क्षेत्र का वृक्ष होने के कारण भी यहाँ पर बुरांस को जो है महत्व मिला है। और दूसरा इसके अंतर्गत सदाबहार इसका जो है रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? क्योंकि दोस्तों जो बुरांस है इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम हमने पढ़ लिया। अब बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? ये एक सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष है, इसीलिए इसको जो है क्या दे दिया, इसको राज्य वृक्ष के नाम इसको जो है घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी वृक्ष अगर वो सदाबहार रहे तो उससे उसकी हरियाली बनी रहे तो सुंदरता उसकी बनी रहती है। इसी सुंदरता की वजह से बुरांस वृक्ष को जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो 46 दिन, यानी कि देश में सबसे कम दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो उत्तराखंड में ही लगा है। केवल 46 दिन का लगा था। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था दोस्तों, वो लगा था 27 मार्च से 12 मई 2016 के बीच। ठीक है, 27 मार्च से 12 मई 2016 के बीच जो है 46 दिन टोटल जो है राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 153 ऐसा है जिसके तहत भारतीय संविधान में जो है राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। तो ये विशेष क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। तो उत्तराखंड के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल रखने की जो बात हुई है वो किस अनुच्छेद के तहत हुई है? तो वो हुई है 153 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ये व्यवस्था हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है उत्तराखंड के भी
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य में विधानमंडल है। अब विधानमंडल किस प्रकार का हमारा राज्य का एक सदनात्मक विधानमंडल है दोस्तों। कैसा है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। इसको जरूर नोट कर लें आप लोग या याद कर लें, माइंड में बिठा लें। ठीक है। उसके अलावा प्रथम विधानसभा परिसर भवन, तो जो पहला विधानसभा परिसर भवन बनाया गया था उत्तराखंड के अंतर्गत, ये बनाया गया था दोस्तों कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा परिसर भवन जो है देहरादून में बनाया गया था। इसके अलावा बात करें द्वितीय विधानसभा परिसर भवन का निर्माण, ये कहाँ किया गया? वीर चंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद, भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण दोस्तों ये उत्तराखंड के गैरसैंण यानी कि चमोली जिले के अंतर्गत एक छोटा सा स्थान है, और जिसके समीप जो है 2 किलोमीटर बाद जो है आपका गैरसैंण का जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है। और उसके अलावा गैरसैंण रेंज में भी जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर भी जो है यहाँ पर प्रथम विधानसभा परिसर यानी कि जो भवन है दोस्तों वह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। जब स्टार्टिंग हुई थी उत्तराखंड राज्य जब बना था, तो प्रथम विधानसभा परिसर जो बनाई दिया गया था वो कहाँ बना दिया गया था? देहरादून में। उसके बाद जो द्वितीय विधानसभा परिसर यानी कि द्वितीय विधानसभा भवन, ये बीरचंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में बनाया गया दोस्तों, और ये पड़ता है आपका गैरसैंण के अंतर्गत, चमोली जिले के अंतर्गत ये है। तो ये उत्तराखंड का जो है द्वितीय विधानसभा भवन के तौर पे बनाया गया है गैरसैंण में। ठीक है। अब देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन-कौन से हैं? तो उत्तराखंड के अलावा 2 अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 विधानसभा भवन बनाए गए हैं। एक है महाराष्ट्र दोस्तों, एक है जम्मू कश्मीर। ये 2 ऐसे जो है राज्य हैं जहाँ पर 2-2 विधानसभाएँ हैं यहाँ पर भी। ठीक है। इसके अलावा विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था, वो कब हुआ था? जिसको अंतरिम भी कहते हैं। तो विधानसभा का प्रथम गठन 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्यीय समिति 30 सदस्य थे इसमें। तो ये प्रथम गठन इसका हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी 9 नवंबर 2000 को ही है दोस्तों। ठीक। तो उसी दिन जो है प्रथम गठन हुआ था। इसको अंतरिम कहा जाता है, विधानसभा का प्रथम या अंतरिम गठन। ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक। कितने सदस्य थे इसमें? इसमें 30 सदस्य थे दोस्तों। कितने थे? 30 सदस्य। इसके अलावा प्रथम विधानसभा सत्र जो है देहरादून में, वो हुआ था 9 जनवरी 2001 से। ठीक है। 9 जनवरी 2001 से दोस्तों प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, और ये जो है देहरादून में आयोजित किया गया था। प्रथम विधानसभा सत्र जो है गैरसैंण के स्कूलों कॉलेजों में जो हुआ था। तो पहला जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में जब बिल्डिंग नहीं बनी थी दोस्तों, तो विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था, और ये 9 से 11 जून 2014 में किया गया था। ठीक। तब उस समय विधानसभा भवन नहीं बना था गैरसैंण में, लेकिन अब तो गैरसैंण में बहुत अच्छा विधानसभा भवन बन चुका है दोस्तों। ठीक है। और उसको जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर भी बना दिया गया है। तो इस हिसाब से वहाँ पर जो है अब विधानसभा सत्र एक बार ज़रूर होता है। तो अब जो है बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लेकिन ये जो है गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में जो उस समय विधानसभा सत्र हुआ था, पहला हुआ था 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 से 11 जून 2014 में पहला विधानसभा सत्र हुआ था। इसके अलावा प्रथम विधानसभा सत्र जब भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में जब हुआ था, तो 2014 के 3 साल बाद 2017 में दोस्तों पहला नवनिर्मित विधानसभा भवन के अंतर्गत प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था। 17 से 18 नवंबर यानी कि 2 दिन का यहाँ पर विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में किया गया था दोस्तों। ठीक है। और कब किया गया था? 2017 में। इसको भी याद करेंगे। और 2014 में पहला सत्र हुआ था 9 से 11 जून को, जून के महीने में, और यहाँ 17 से 18 नवंबर जो है 2017 में पहला हुआ था। विधानसभा का अपना वेबसाइट जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो देश में प्रथम बार जो है 4 मई 2001 से। कब हुआ था? 4 मई 2001 से विधानसभा का जो है अपना वेबसाइट शुरू किया गया था, और देश में प्रथम विधानसभा वेबसाइट थी ये।
तो ये 4 मई 2001 में बनी थी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत शुरू की गई थी 4 मई 2001 से। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप बिल्कुल माइंड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, तो जब राज्य गठन हुआ था तो इस क्षेत्र में जो टोटल जो है कुल विधानसभा जो सीटें थी दोस्तों वो थी 22। ठीक है, जब हमारा राज्य गठन हुआ था, उत्तराखंड राज्य का गठन होने से पूर्व जो है इस क्षेत्र में कुल विधानसभा की सीटें जो उत्तराखंड क्षेत्र में थी वो टोटल 22 थी। ठीक है, और विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ था वो कब हुआ था, 5 नवंबर 2001 से फरवरी 2008 में। ठीक है, तो जो विधानसभा सीटों का जो परिसीमन हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 2001 से फरवरी 2008 में। इन 2 बार जो है इसमें विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ था। ठीक है, परिसीमन के बाद विधानसभा की टोटल सीटें कितनी बन गई, वो बन गई 70 सीटें, 70। ठीक है, और ये 70 सीटें कैसी हैं, निर्वाचित हैं। और एक सीट दोस्तों एंग्लो इंडियन थी। ठीक है, पहले। ठीक है, तो परिसीमन के बाद जो विधानसभा की कुल सीटें बनी वो 70 बनी थी और एक एंग्लो इंडियन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है विधानसभा सीटें अभी भी आप टोटल 70 सीटें ही विधानसभा की हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। अगर मतदाताओं की कुल संख्या अगर हम देखें तो जनगणना 2000 जो जनवरी 2022 में जो हुआ था इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये जो है 82,66,644। ठीक है, कुल मतदाताओं की जो संख्या उस समय थी। ठीक है, तो ये थी 2022 में। ठीक, जब ये चुनाव हुए थे तो उस समय मतदाताओं की कुल संख्या जब हुई थी, काउंट हुई थी 2022 में हुई थी। तो इस समय जो मतदाताओं की कुल संख्या थी वो 82,66,644, तो उन्हीं को माना जाएगा। आगामी जब चुनाव होंगे तो उसमें जनगणना हो जाएगी, तो उस समय इनकी संख्या का फिर से पता चल जाएगा मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव की जो तिथियां रही थी, तो प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में, उसके अलावा फिर 21 फरवरी 2007 में, फिर 30 जनवरी 2012 में, फिर 15 फरवरी 2017 में और फिर 14 फरवरी 2022 में। तो ये जो है 5 तिथियां ऐसी हैं जब विधानसभा चुनाव हुई थी। तो विधानसभा चुनाव की मैं तिथियों को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। 14 फरवरी 2002 में हुए थे एक तो, 21 फरवरी 2007 में, 2002 के बाद 2007 में, फिर 2007 के बाद 2012 में 30 जनवरी को। ठीक, उसके बाद फिर 12 के बाद 5 साल बाद यानी कि 2017 में 15 फरवरी को, और उसके बाद फिर 14 फरवरी 2022 में। तो हर 5 साल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ये 2002 से स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, बाकी आप हिसाब खुद भी लगा पाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो रहा है, प्रथम में तो 54% रहा था, द्वितीय में 63, तृतीय में 67 और जो है चतुर्थ में 65.64 और पंचम में 65.37। इतने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान यहाँ पर किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये रही थी यहाँ की स्थितियाँ। अगर बात करें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाओं की संख्या क्या रही, तो अगर हम विजयी महिलाओं की बात करें तो दोस्तों जो प्रथम में 4 महिलाएं जीती थी विधानसभा चुनाव में, इसके अलावा द्वितीय में भी 4 महिलाएं, तृतीय में 5 जीती थी, चतुर्थ में 5 जीती और पंचम में 8 महिलाएं जो हैं विधानसभा चुनाव में विजयी हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं, विधानसभा में अगर सुरक्षित सीटों की बात करें दोस्तों 16 सीटें सुरक्षित हैं, जिसमें 14 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं। ठीक है, तो ये कुल सीटें, सुरक्षित सीटें जो हैं टोटल 16 हैं विधानसभा में, जिसमें से 14 एससी की सीटें फिक्स हैं और 2 सीटें जो है एसटी की हैं। तो एसटी की कौन कौन सी उसको हम भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब जो सुरक्षित सीटें 14 विधानसभा की सीटें एससी की, वो कौन कौन सी, जिनमें एससी कैंडिडेट्स का ही जो है चुनाव होता है और एसटी वाले में एसटी वालों का ही चुनाव होता है, उसमें अन्य कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते हैं। तो 14 विधानसभा सीटें जो है एससी के लिए जो सुरक्षित है कौन कौन सी हैं, हरिद्वार में एक एक। ठीक है, उसके अलावा देहरादून में एक है, उधमसिंह नगर में, उसके 3 हरिद्वार में है दोस्तों। ठीक है, और हरिद्वार में 3 सीटें होगी एससी की, फिक्स सीटें हैं। 14 सीटों में से 3 सीटें दोस्तों हरिद्वार में होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस ज़िले में जो है अधिकतम
एससी की विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं। तो वो कौन सी है? हरिद्वार में। हरिद्वार में क्योंकि दोस्तों 3-3 सीटें सुरक्षित हैं, ठीक है, 3 सीटें जो है, ठीक है। इसके अलावा देहरादून में एक है, उधम सिंह नगर में एक है, उत्तरकाशी में एक है, टिहरी में एक है, पौड़ी में एक है, चमोली में एक है, नैनीताल में एक है, अल्मोड़ा में एक है, एक बागेश्वर में है, एक पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो इन सब जगहों में एक एक सीट है, लेकिन हरिद्वार में 3 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है इसका हिसाब किताब, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एसटी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो 2 सीटें सुरक्षित हैं, ठीक है। पूरे उत्तराखंड में एसटी की 2 सीटें जो है फिक्स हैं, बाकी अन्य सीटों पर जो है अन्य कैंडिडेट हो सकते हैं। जो है चक्राता है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, यहाँ पे एसटी की सीट फिक्स है। उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर के अंतर्गत नानक मत्ता जो है ये फिक्स सीट है जो एसटी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ये बार बार इसके अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो है दोस्तों वह है हरिद्वार। यहाँ पर दोस्तों 11 सीटें हैं विधानसभा की, सबसे ज़्यादा सीटें, यानी कि हरिद्वार ज़िले में चुनाव का काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हिसाब रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों के लिए चयन होता है। सबसे कम कम विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों सबसे कम बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, यहाँ केवल 2-2 ही सीटें हैं दोस्तों, क्योंकि ज़िले छोटे हैं और ये इनका एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, तो कम क्षेत्रफल है तो इसलिए विधानसभा सीटें की कम ही यहाँ पर रखी गई हैं। तो 2-2 सीटें यहाँ पर सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः कब हुआ था? तो प्रथम विधानसभा चुनाव दोस्तों 14 फरवरी 2002, ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2002। वो इसका जो गठन हुआ था वो 14-15 मार्च 2002 को इसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत है, जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत वो 14 फरवरी 2002 को हुआ था, ठीक है। ये तो आपको पहले भी बता दिया था हमने। उसके अलावा जो इसमें जो गठन हुआ था, फाइनली जो रिजल्ट आना और जीतना, उसके बाद शपथ ग्रहण होता है, वो 14-15 मार्च 2002 को हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में सबसे पहले कब हुआ था। ये हुआ था 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? लोकसभा की सीटें दोस्तों हैं 5। 5 कौन कौन से? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ठीक है। ये 5 सीटें जो है लोकसभा सीटें हैं, 5 हैं। टिहरी हो गया, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया और हरिद्वार हो गया। ये लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों, जहाँ से हमारी संसद जो है चुने जाते हैं, ठीक है। तो टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया और हरिद्वार हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट अगर देखें तो हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार का एरिया तो कम है, लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पर मतदाताओं की दृष्टि के सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यही हैं और जो है जनसंख्या भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हरिद्वार यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से कौन है सबसे कम लोकसभा सीट वाला? ये पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपने। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पीसीएस प्री में तो खासतौर पे इसी प्रकार के आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, घटते क्रम। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है, केवल लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि लोकसभा सीटें दोस्तों केवल 5 हैं, इसमें केवल 5 जिलों का ही हिसाब रहेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ठीक है, ये 5 सीटें हो गई। इन 5 सीटों में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है ये, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल है इन 5 में, लेकिन पौड़ी गढ़वाल इन 5 में तो सबसे बड़ा है, लेकिन लोकसभा सीट के हिसाब से सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो ये इसका मेन खासियत है। इसके अलावा वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं देखिए। अब देखिए पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत हैं लोकसभा के सदस्य, ठीक है, वर्तमान में। तो पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों तीरथ सिंह रावत नहीं है अभी वर्तमान में, कौन है? अनिल बलूनी, ठीक है। कौन है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में? कौन है? अनिल बलूनी हैं, ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के तौर पर अभी हैं।
इसके अलावा टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं टिहरी गढ़वाल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसको आप नोट भी कर लें। पौड़ी गढ़वाल से कौन होंगे? अनिल बलूनी। और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह। उसके अलावा जो हरिद्वार क्षेत्र से हैं, हरिद्वार से दोस्तों यहाँ पर रमेश पोखरियाल अब नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं दोस्तों। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं इस समय हरिद्वार क्षेत्र से। और अल्मोड़ा से अजय टमटा हैं दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय से जो है लोकसभा सदस्य के तौर पे हैं अल्मोड़ा से अजय टमटा। और नैनीताल से अजय भाटी हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये लगातार चल रहा है। तो दो सीटों में चेंजेज आया था, एक पौड़ी गढ़वाल में आया था दोस्तों, और यहाँ पर जो है अनिल बलूनी जी हैं। और उसके अलावा हरिद्वार में चेंज आया त्रिवेंद्र सिंह रावत। बाकी टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह, और अल्मोड़ा में अजय टमटा, नैनीताल में अजय भट्ट। तो ये 5 सीटों के आपके जो है लोकसभा सदस्य हो गए दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। पौड़ी गढ़वाल से हैं दोस्तों अनिल बलूनी, और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अल्मोड़ा से अजय टमटा, और नैनीताल से अजय भट्ट। ठीक है दोस्तों, ये 5 सीटें जो हैं लोकसभा सीटें हैं, जो सदस्य हैं ये उत्तराखंड से हैं, और जो हमारी संसद के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत जो है अपनी बात को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें एससी हेतु जो सुरक्षित सीट है लोकसभा के अंतर्गत वो 1 सीट है। ठीक है, फिक्स है 1 सीट। तो एससी के लिए सुरक्षित सीट जो है 1 सीट है, वो अल्मोड़ा की है। ठीक है, अल्मोड़ा में हमेशा एससी की सीट इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, वो लगातार रहती है, और काफ़ी लंबे समय से जो है अजय टमटा इस पद पर बने हुए हैं लोकसभा के सदस्य के तौर पे। लोकसभा सीटों की जो संख्या है दोस्तों टोटल 3 है। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों कितनी हैं? 3 हैं। और लोकसभा की कितनी थी? 5 थी, जिस पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। और राज्यसभा की हो गई 3। ठीक है, अब वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल्पना सैनी हैं दोस्तों एक, और उसके अलावा महेंद्र भट्ट हैं, उसके अलावा नरेश बंसल हैं। तो ये उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य हैं, कल्पना सैनी। ठीक है, इसके अलावा जो है महेंद्र भट्ट हैं दोस्तों, और नरेश बंसल हैं। ठीक है, ये तीनों जो है राज्यसभा सदस्य के तौर पर वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड की ओर से। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो 214 यह एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालय की व्यवस्था की गई है। वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक एक उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी उत्तराखंड के अंतर्गत वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, देश का 18वां ये नैनीताल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय बना था वो देश का 18वां उच्च न्यायालय था, और ये दोस्तों जो है नैनीताल में है, और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। तो राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं? 11। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये आंकड़े जो है नए भी हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 11 होनी है, बट वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 9 ही न्यायाधीश कार्यरत हैं। कितने हैं दोस्तों अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे तो 9 हैं। कितने हैं? 9 न्यायाधीश हैं, टोटल 9 हैं, और इसमें 2 पद अभी रिक्त हैं। ठीक है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पद कितने हैं? 11 हैं टोटल। ठीक है, जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश जो हैं वो 11 रखे पद बनाए गए थे, और उस पद में से अभी 9 कार्यरत हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ा गया है, और साथ ही अभी 2 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 9 न्यायाधीश कार्यरत हैं, और तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के 2 पद रिक्त हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों।
आगे इससे आगे को हम क्लास करेंगे अगले क्लास के अंतर्गत, क्लास 2 के अंतर्गत जो हमारी डेली क्लास रहेगी, उसमें हम यहाँ से आगे को चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट जो है आपका जो है परीक्षा वाणी की बुक को कंप्लीट करना है और लगातार आपके रिवीजन के तौर पे इस क्लास को कंटिन्यू कराना है। ठीक है, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार ऐसी क्लासें हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। और साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।